नमस्कार, एपीएन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनय राय। हमारे साथ राजनीतिक दलों के नेता हैं, साथ ही आजमगढ़ के आज सम्मानित वो मतदाता, वो जागरूक जनता है जो सीधे तौर पर अपने प्रतिनिधियों से सवाल करेगी और जानने की कोशिश करेगी कि आखिरकार जो नेता हैं उनके वादों पर कितने खरे उतरे और उनके वादों को कितना पूरा कर पाए। सबसे पहले मैं आपका उनसे परिचय करा दूं जो हमारे साथ सम्मानित अतिथि हैं। हमारे साथ श्याम बहादुर यादव साहब हैं जो समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व करेंगे। साथ ही विनोद राय साहब हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय मंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। साथ ही आशुतोष द्विवेदी जो कि कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। साथ ही राम जतन मौर्य जी हैं जो कि बीएसपी का पक्ष रखेंगे। साथ ही नूरुल हुदा साहब हैं जो उलेमा काउंसिल से आते हैं, ये उलेमा काउंसिल का पक्ष रखेंगे। उलेमा काउंसिल आजमगढ़ के सराउंडिंग इलाके में काफ़ी चर्चित दल के तौर पर उभरा हुआ है। और साथ ही हमारे साथ जो सम्मानित अतिथि हैं उसके साथ साथ जो खास मेहमान हैं उसमें डॉक्टर भक्त वत्सल साहब हैं जो कि चिकित्सक हैं। उनसे भी जानेंगे कि आखिरकार आजमगढ़ के कसौटियों पर कौन नेता खरा उतर रहा है। साथ ही बनवारी लाल जनाल साहब हैं जो कि पत्रकार हैं। राम नयन शर्मा साहब हैं जो समाज सेवी हैं। और साथ ही श्री संत प्रसाद अग्रवाल जो व्यापार मंडल से ताल्लुक़ रखते हैं। कहा जाता है अगर व्यापार खुशहाल है तो जगह भी खुशहाल होता है। सबसे पहले हम समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि से सवाल पूछना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि 2017 में जनता उन्हें दोबारा आजमगढ़ से जनादेश क्यों दे। हमारी सरकार ने जनहित कल्याणकारी इतनी योजनाओं का संचालन किया है, प्रदेश से लेकर के आम जनमानस के बीच तक, सुदूर गांव के चट्टी चौराहों तक। उसके दम पर, उस विकास के कार्य के दम पर हम फिर सबके बीच जाएंगे और दोबारा इससे और आगे और ज़्यादा तरक्की कराने के लिए हम अपना जनादेश मांगेंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि हमारे सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों से प्रदेश की जनता संतुष्ट है और आने वाले समय में वो फिर हमें जनादेश देगी। विनोद राय साहब, काफ़ी लंबे समय से आप सत्ता का इंतजार आप लोग भी कर रहे हैं और आप लोग भी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, भ्रष्टाचार है, कानून का राज नहीं है। 2017 में आपके लिए क्या है, आप क्या कुछ करने वाले हैं? पूरे विश्व के सबसे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। उत्तर प्रदेश में आज ही अखबार में आप लोग पढ़ लीजिए, जो नहीं पढ़े हैं, पढ़े होंगे तो देखे होंगे, 1200 केवल पुलिस थाने में मुकदमे कायम हुए, पुलिस से मारपीट हुई है थाने के अंदर। एकदम भ्रष्टाचार, कानून राज है ही नहीं। इस भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए, कानून राज कायम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार यह सम्मानित जनता बनाएगी। आशुतोष द्विवेदी जी, आप लोगों ने तो नारा ही दिया है कि उत्तर प्रदेश बेहाल है, 27 साल यूपी बेहाल। जो परिस्थितियां आज की तारीख में हैं, आपके यहाँ से दिल्ली से नेता बुलाना पड़ा शीला दीक्षित जी को अपना मुख्यमंत्री कैंडिडेट घोषित करने के लिए। राज बब्बर साहब आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं, संजय सिंह को आपने स्टार कैंपेनर कमेटी का मुखिया बनाया। कई लोगों की समीकरण साधने की कोशिश की है, लेकिन जनता पूछ रही है कि कांग्रेस को क्यों हम मत दें। जिस तरह से राहुल जी ने देवरिया से लेकर दिल्ली तक की यात्रा की है, लोगों के बीच में गए हैं, गरीबों की बात सुनी है, तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस की पूरी तैयारी है चुनाव की और 27 साल के बाद हम सत्ता में वापस लौटने जा रहे हैं। राम जतन मौर्य साहब, जब 2007 में आप चुनाव लड़ने गए थे तो जनता के बीच में आपने नारा बुलंद किया था कि चढ़ गुंडों की छाती पर, बटन दबाओ हाथी पर। और 12 में वही नारा आपके लिए उल्टा साबित हुआ और लोगों ने नारा दिया गुंडे चढ़ गए हाथी पर, गोली मारे छाती पर। तो 2017 में किन वादों के साथ आप जनता का विश्वास हासिल करना चाहते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता जो है वो बहुत महान जनता है और उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार आने के बाद सबसे अधिक तो यहाँ पर वह आपराधिक घटनाएं हुई जो इसके पहले नहीं होती थी। नाबालिगों के साथ बलात्कार हुआ और दूसरी बात यह है कि जो गरीब कुचले और पिछड़े तबके के लोग हैं, थानों में उनकी रिपोर्ट पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं दर्ज हुई, उनको न्याय नहीं मिला। तो जनता तो इंतजार कर रही है कि चुनाव आ जाए और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बना करके और फिर कानून व्यवस्था पिछली सरकार जो बहुजन की थी उस तरह की लाई जाए। और सीधे नूरुल हुदा साहब उलेमा काउंसिल से आते हैं। उलेमा काउंसिल के बारे में कहा जाता है कि एक तरीके से तबके पर पकड़ तो मजबूत की है, लेकिन कहीं ना कहीं वोट कटवा की एक इमेज बन गई आपकी कि आप उन जगहों पर अपने कैंडिडेट उतारते हैं जहां वोट काटने की सियासत बढ़ती चलती हो। और इस समय जिस तरीके से जनता फोकस जो वोटिंग कर रही है,
चाहे वो दिल्ली की सियासत हमने देखी, चाहे बिहार बगल में अभी चुनाव हुआ वहाँ पर, उत्तर प्रदेश की जनता और खासतौर से जिन इलाकों में आपकी पैठ मजबूत है, वहाँ जनता और आपके मतदाता पर कैसे यकीन करें कि आप सरकार बनाने में या जिन उद्देश्यों के साथ आप आगे बढ़ें उसमें आप कामयाब होंगे, जनता आपको एतबार करके आपके साथ मतदान कर दे। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को भली बात जानती है कि कौन जनहित में काम कर रहा है। वर्तमान में जिसकी सरकार है, आज विकास की जो ढिढोरा पीटा जा रहा है, विकास कहाँ हुआ है? विकास उन अपराधियों का हुआ है, विकास हत्या में हुआ है, विकास उनके परिवार का हुआ है। आज इतना रुपए में इन्होंने विकास किया कि चाचा भतीजे आपस में लड़ गए। रहा सवाल बीजेपी की जो ये दावा कर रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे, आप देख लीजिए पूरे देश में एटीएम और बैंक में लंबी कतार है, मोदी जी संसद से फरार हैं। दूसरी बात, ये इस देश और प्रदेश को सांप्रदायिकता की नंगा नाच जो सपा और भाजपा मिल करके इस प्रदेश और देश की जनता को जो आग में झोंक रही है, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल इस बार एक विकल्प बन करके उत्तर प्रदेश के चुनाव में आएगी। और रहा सवाल कांग्रेस की जो कह रही है कि 27 साल में यूपी बेहाल, मैं पूछना चाहता हूं कि 70 साल में देश हुआ बर्बाद, इसका जिम्मेदार कौन है? हमने पांचों खास मेहमानों का पक्ष जानने की कोशिश किया और हमारे साथ जो खास 4 और मेहमान हैं जो पैनलिस्ट के तौर पर इसी आजमगढ़ से ताल्लुक रखते हैं, डॉक्टर भक्त वत्सल साहब जो चिकित्सा के क्षेत्र से आते हैं। आपने पांचों लोगों का पक्ष सुना है और एक निष्पक्ष राय आपकी क्या बनती है? जो नेता वादे करते हैं, क्या चुनाव के बाद उस पर कायम रहते हैं? जनता के पक्ष में तो मैं यही सोचूंगा कि ये जो छोटे छोटे क्षेत्रीय दल हैं, इनको जनता को सिरे से खारिज कर देना चाहिए और राष्ट्रीय स्तर की पार्टी की सरकार बना करके देश की व्यवस्था में अपना सहयोग करना चाहिए। सीधे तौर पर जो डॉक्टर समुदाय, उनकी राय है कि राष्ट्रीय नेतृत्व अगर रहेगा तो शायद विकास ज्यादा होगा। बार बार कहा भी जाता है केंद्र और राज्य आपस में टकराते हैं कि केंद्र में सत्ता उनकी है, राज्य में इनकी, इसलिए विकास ठीक से नहीं हो पा रहा है। बनवारी लाल जलान साहब हमारे साथ हैं। जिस तरीके से आप लंबे समय से इस पूर्वांचल की सियासत को भी समझ रहे हो, कवर भी करते रहे हैं बतौर पत्रकार, तमाम पार्टियां चुनाव मैदान में आती हैं और आजमगढ़ की भी तो खासियत इसलिए और ज़्यादा हो जाती है कि राजनीतिक तौर पर मुलायम सिंह यहाँ से सांसद हैं और ये धरती अपने आप में आंदोलन की धरती रही है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की रही है और खास साहित्यकारों की धरती रही है। क्या कुछ बदला है इस परिवेश में आज के दौर में, जिससे जितना विकास कम से कम इस पूर्वांचल का और आजमगढ़ का होना चाहिए उतना विकास नहीं हो पाया? मैं थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि पर बता दूं आपको। प्रदेश की राजनीति में अस्थिरता ये आज़ादी के बाद से ही है। 70 साल हो गए हमारी विधानसभा को, लेकिन आप देखेंगे कि 10 बार तो राष्ट्रपति शासन लग चुका है। चाहे कांग्रेस का शासन रहा, सरकारें गिरी, गुटबाजी हुई, लोग पाला बदले, दल बदल, तो यहाँ पर राजनीतिक स्थिरता नाम की कोई चीज़ है नहीं। यहाँ पर स्वार्थ के नाते कैसे हमारी सरकार बने इसके लिए एकजुट हो जाते हैं। कभी मायावती मुलायम सिंह की दोस्ती, तो कभी बीजेपी से मुलायम सिंह की दोस्ती। अभी मुलायम सिंह मुख्यमंत्री रहे पिछली बार, तो उसमें बीजेपी के आप जानते हैं त्रिपाठी जी जो विधानसभा के अध्यक्ष थे, उनका प्रमुख हाथ था उसमें। तो राजनीतिक स्थिरता का पूरा वातावरण है प्रदेश में। जहाँ तक इस बार बात है सरकार की, आप देखें कि किसी का ग्राफ इस समय स्पष्ट नहीं है कि वो बहुमत से सरकार बनाएगा। सबकी स्थिति यही है कि कोई कम सीट पाए, कोई ज़्यादा सीट पाए। और आज के जैसे भाजपा जो है यह बिल्कुल बैक बेंचर थी कभी, लेकिन इस वक्त इसकी एक हवा बनी है। अब ये कहाँ तक उसको सीट के रूप में बदल पाते हैं यह देखने की बात है, लेकिन स्पष्ट बहुमत मुझको नहीं लगता कि किसी पार्टी की इस बार आने वाला है और कोई अपने बल पर सरकार बनावे। कोई मिली जुली सरकार बनेगी। जनता ने अपनी तरफ से जरूर कोशिश की 2 बार, 2007 में भी स्पष्ट बहुमत की सरकार बनवाई, उसे लगा कि शायद बहुमत की सरकार होगी तो विकास ज़्यादा होगा। 2012 में भी बहुमत के साथ उसने चुना। जनता को तय करना है कि जो सरकारें चुन कर आई उन्होंने कितना विकास किया, उनके वादों पर कितनी खरी उतरी। हमारे साथ रामनयन शर्मा जी हैं जो समाज सेवी हैं। सामाजिक दृष्टिकोण से अगर बात की जाए, जो ताना बाना आजमगढ़ का रहा है, काफ़ी लंबे समय से हम देख रहे हैं, कई बार ये टूटा है, कई बार बिगड़ा है। इसके लिए क्या राजनीतिक दल जिम्मेदार रहे हैं? और दूसरा सवाल, जो खास मेहमान हमारे साथ राजनीतिक दलों के हैं जो अपनी बातें रख रहे हैं, आपको क्या लगता है किसके दावे में कितना दम है, किस पर जनता एतबार करे? क्योंकि चुनाव में तो सभी वादे करते हैं। भारतीय संस्कृति में उत्तर प्रदेश का निश्चित तौर से विशेष स्थान सदा से रहा है। आज लोकतंत्र खतरे में है, ये कहने में भी संकोच नहीं है। बहुत से हमारे दल
अपने उद्देश्य बड़े ऊंचे रखते हैं, लेकिन उनका सही ढंग से नीचे तक अंत तक पालन करने में असमर्थ हो जाते हैं। ऐसे मौके पर मुझे आज की परिवेश में लगता है कि चारों दलों की या अन्य दलों की भी जो अपनी भूमिका है, जीतने के दावे तो हैं, लेकिन पूर्ण रूप से किसी एक दल की सरकार बनती हुई मुझे नजर नहीं आती। मुझे संयुक्त सरकार बनने की स्थिति दिखाई पड़ रही है। हमारे साथ श्री संत प्रसाद अग्रवाल साहब हैं, व्यापार समझ से आते हैं। व्यापारी खुशहाल है इस समय? इस समय नोटबंदी के कारण जो आम चर्चा है, लाइन में लगने वाला भी वो कहता है कि सरकार ने ठीक किया है, लेकिन कोई फोड़ा फुंसी या कोई ऑपरेशन होता है तो कुछ दिन तकलीफ होती है, उसके बाद वो जो है घाव ठीक हो जाता है। जैसे हार्ट का ऑपरेशन अगर कभी होता है तो उस समय मरीज जो है मरणासन रहता है, लेकिन ऑपरेशन के बाद उसकी लाइफ 20 साल बढ़ जाती है। उसी तरह से ये नोट की बंदी हुई है, जिससे कि व्यापारी या आम जनता कुछ थोड़ा थोड़ा जो है महसूस कर रही है। वो पूरी उम्मीद है कि 30 तारीख तक पूरी सामान्य स्थिति हो जाएगी और व्यापारी इस समय जो है मोदी जी के साथ है, और मोदी जी जो है इस देश को सही दिशा दे रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि भारतवर्ष में जिस तरह से जो है मोदी जी का जय जयकार हो रहा है, उस तरह से उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की पूरी उम्मीद है। चलिए, आपका मानना है कि अगर कोई इलाज होता है, फोड़ा फुंसी होती है, ठीक होने वक्त लगता है। कई बार देखा था डॉक्टर अच्छा होता है तो ऑपरेशन सफल होता है, और कई बार डॉक्टरों पर आरोप लगता है कि शायद वो झोला छाप थे, वो ठीक से नहीं कर पाए। हम उम्मीद करते हैं कि मोदी साहब कम से कम अच्छे सर्जन हो और जिस ऑपरेशन को करने वो निकले हैं वो ऑपरेशन कम से कम कामयाब हो। आपने चारों खास मेहमानों को भी सुना, और जो हमारी तरफ से सवाल है कि आजमगढ़ का जो रिश्ता है वो मुलायम सिंह से भी है। विकास के लिए बड़े पैसे आए, काफ़ी कुछ धन आवंटित हुआ, लेकिन कहीं न कहीं कमीशन खोरी का शिकार हुआ आजमगढ़। जो भी गुणवत्ता होनी चाहिए कामों में गुणवत्ता नहीं है। तमाम जो फव्वारे तो लग गए हैं जो कि पीपीपी मॉडल पे बनाए गए हैं, लेकिन जितना विकास होना चाहिए तो विकास हमें कम से कम आजमगढ़ में दिखाई नहीं देता। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है, चाहे वो गली हो, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे वो कमिश्नरी हो, जो भी विकास आप देखेंगे, एक एक ईंट पे समाजवादी सरकार का, माननीय मुलायम सिंह का, अखिलेश यादव का नाम लिखा हुआ। किसी और की सरकार ने, बहुत सी सरकारें बनी हैं, मैं राजनीति में उस तरह की बात नहीं करना चाहता जो और साथी कर रहे हैं। आपकी बात अच्छी लगी कि डॉक्टर कौन है जो सर्जरी कर रहा है, वो डॉक्टर कौन है? अग्रवाल साहब क्या किसी झोला ठाप डॉक्टर से सर्जरी कराएंगे क्या? लोकतंत्र में अच्छा सर्जन कौन है? उसकी सर्जरी जब पास आउट होगा वो मरीज और 20 साल उसकी लाइफ बढ़ेगी, तब माना जाएगा कि उसकी सर्जरी ठीक है। 100 से अधिक लोग मर चुके हैं देश के अंदर नोटबंदी के मसले पे, 100 से अधिक। उत्तर प्रदेश की आधा से अधिक पुलिस लगी बैंकों में रखवाली करने के लिए, मारपीट बचाने के लिए, दंगा फसाद रोकने के लिए। और यहाँ जितने भी व्यापारी बैठे हैं, कैसे व्यापार का संचालन कर रहे हैं वो जान रहे हैं कि हमें कितनी तकलीफ हो रही है, लेकिन अब कहीं से प्रेजुडिस है। मुझे लगता है मोदी जी का जो कदम है, आम आदमी के मन में गांठ बन गई कि जो इसका विरोध करेगा वो काले धन का समर्थक है और जो इसका विरोध नहीं करेगा वो सबसे बड़ा ईमानदार है। मैं 1 मिनट चाहता हूँ, 1 मिनट, बस 1 मिनट आऊंगा आपके पास, अभी आपके पास आऊंगा, तमाम सवाल है आपके पास आऊंगा। क्या पूछना? समाजवादी पार्टी, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे आजमगढ़ में कहती है विकास का कार्य हुआ, हो सकता है पेमेंट आया हो, लेकिन प्रेजेंट टाइम में आपके यहाँ से सैकड़ों करोड़ों रुपए जो है क्या नाम है विद्युत के नाम पे यहाँ पे आया गया, जिसको कि कहा गया कि गवर्नमेंट अंडरग्राउंड बिजली करवाएगी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या इसमें 1% भी मायने जो है आपके द्वारा इसकी जांच की जा रही है? कितना बड़ा ये भ्रष्टाचार है? दूसरा सवाल, इलेक्शन के टाइम में जो है आप लोगों के द्वारा यहाँ पे कम से कम 50 करोड़ रुपए रोड के लिए दिए गए थे, जो पूरे शहरों को कहा गया था कि रोड के सुंदरीकरण और उस पे जाएगा। आपने कभी इसका मानक चेक करवाया है? ये भ्रष्टाचार का स्वरूप नहीं है आपके द्वारा पूरे तरीके से? भाजपा से, एक सेकंड, भाजपा से मैं ये पूछना चाहता हूं, यहाँ पे मोदी सरकार, ये बहुत अच्छी बात है कि कहती है नोटबंदी से हमारे लोगों के वो होंगे, लेकिन क्या जो ये आज की डेट में डिजिटल की बात कर रहे हैं, क्या हमारे हिंदुस्तान में ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये नहीं महसूस होता है कि हमारे यहाँ अभी हमारे पूरे उत्तर प्रदेश ऐसी जगह पे कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग मोबाइल का सर्वर लेके चलते हैं? क्या इससे साइबर क्राइम नहीं बढ़ेगा? सीधे तौर पे सवाल है, पहले मैं समाजवादी पार्टी के मेहमान से पूछ लूं। जो बात मैंने पहले भी कही थी, पैसा तो आया क्योंकि ये क्षेत्र काफी खास है और सपा मुखिया का इलाका है, लेकिन मानक तय नहीं हुए। देखिए, गुणवत्ता और विकास दोनों दो पहलू हैं। गुणवत्ता की जैसे हमारे साथी ने सवाल उठाया, तो अब ये इस मंच पर सवाल उठा रहे हैं,
पहले उठाते तो हम अपने हैसियत के हिसाब से इस पर हम कार्रवाई कराते, लेकिन एक बार का जब मसला था अंडरग्राउंड केबल का, तो उसमें ई टेंडरिंग के लिए सवाल आया था, तो काम रोक करके फिर उसकी ई टेंडरिंग कराई गई। अब उसमें भी अगर कहीं व्यवधान था तो हमारे जो यहाँ लोकल न्यूज़ के हमारे साथी हैं, कभी इस तथ्य को उजागर किए होते तो जरूर इस पर कार्रवाई कराई जाती। और मैं तो जिस क्षेत्र से एमएलए बन के आया हूँ वहाँ मैंने बड़े बड़े लोगों की मनमानी नहीं चलने दी, और गुणवत्ता ऐसी है कि बारिश के दिनों में जो सड़क बनाई है, एक कंकरी नहीं कहीं उखड़ी है। जो लोग गए हैं यहाँ से शाहगंज जौनपुर तक देख लें, और नहीं गए हों तो मैं उनको आमंत्रण देता हूँ कि एक दिन चल के मेरे क्षेत्र में देख लें। चलिए, मैं सरकार ने लिखा आपके क्षेत्र में अच्छा काम हुआ, यहाँ कहीं ना कहीं प्रतिनिधि में कोई खामी रही होगी। विनोद राय साहब, एक सवाल और आया कि साइबर क्राइम जिस तरीके से है उत्तर प्रदेश के अंदर या देश के अंदर, उससे तो आदमी अभी निजात नहीं पा रहा है। आपने कहा कि डिजिटल मोड में सब काम करें, मोबाइल से बैंकिंग हो। परिस्थितियां ऐसी हैं कि आज की तारीख में सारे पेट्रोल पंप के पास एक डेबिट कार्ड से पेमेंट लेने की सुविधा नहीं है। मैं कल की बात बता सकता हूँ, जीएनपुर में खुद मैं तेल लेने गया, वहाँ भी वही हालात हैं। तो अब तो जोक भी चल पड़ा है, कई जगह मैं सुन भी रहा हूँ कि बिना व्यवस्था की चीज़ें ना शुरू हों। तमाम जोक आप भी सोशल मीडिया पर सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। क्या ये जरूरी नहीं था कि पहले व्यवस्थाएं चुस्त की गई होती, उसके बाद ये व्यवस्था लागू की गई होती? अगर यह जानकारी पहले जनता को, या जो बड़े बड़े हमारे जो भ्रष्टाचारी है पैसा इकट्ठा करके रखे हैं, उनको जानकारी हो जाती तो पैसे का इधर उधर कर देते। इसलिए जानकारी मोदी जी ने नहीं दिया किसी को, उसको गोपनीय रखा गया। और जहाँ तक आपने जो सवाल किया है ऑनलाइन पेमेंट का या पेटीएम का, उसमें मैं यह कहना चाहता हूँ कि आज के 10 वर्ष पहले इन्हें गिने लोगों के पास मोबाइल था। क्या इस पूरे कॉलेज के कंपाउंड में कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके पास मोबाइल ना हो? अगर कोई व्यक्ति ऐसा है तो खड़ा हो जाए, देर मत करिए। आप जो है निश्चित रूप से 1 हफ्ते 2 हफ्ते में आप ही जो पेमेंट करना शुरू कर देंगे। चलिए राय साहब, आपने जो कहा कि ठीक है सबके हाथ में मोबाइल है, जब व्हाट्सअप कर सकते हैं, फेसबुक पर जा सकते हैं, तो आप धीरे धीरे बाकी सुविधाएं भी सीख लें। लेकिन सवाल तो ये उठता है, जब मोदी जी ने किसी को नहीं बताया तो फिर लाख लाख और करोड़ करोड़ रुपया लोगों के पास से कैसे रिकवर हो रहा है, ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं, उनके पास कैसे पैसा पहुंच गया, इसका जवाब भी भारतीय जनता पार्टी बैंक के अधिकारी क्योंकि पैसा अगर लेकर बैंक भ्रष्टाचार के किए अधिकारी जेल में जा जिम्मेदार रहे है हैं। और बैंक के कर्मचारी अगर जिम्मेदार है, उसके लिए भारत सरकार जिम्मेदार है कि बैंक की निगरानी सीधे तौर पर वित्त मंत्रालय करता है, और इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं हो सकता। तो अगर बैंकों के अंदर कोई खामियां हैं तो उसके देखरेख का जिम्मा भारत सरकार का है, और उसको इस पर नियंत्रण रखना चाहिए था। आपने कहा, अभी लौटूंगा, क्योंकि आपने कहा कि आप सारा वीडियो रिकॉर्डिंग कराएंगे, लेकिन क्या सभी बैंकों के पास कैमरे उपलब्ध हैं? इसकी व्यवस्था 2017 में किसको जनादेश मिलेगा, इसका फैसला देश की जनता करेगी। और इस समय मौजूद है आजमगढ़ में, और आजमगढ़ की जनता से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किसके दावे में कितना दम है और अपने प्रतिनिधियों से उसे क्या उम्मीदें हैं। सर, मेरा सवाल है समाजवादी पार्टी से। सर, जब ये 2012 में ये अपनी सरकार बनाए, जब उनकी बनी थी, तो अखिलेश यादव ने युवाओं के लिए तमाम योजनाएं लाने की बात कही थी। उन्होंने कहा था हम युवाओं को रोजगार देंगे, और अभी तक ये बताएं कि अभी कितने युवाओं को इन्होंने रोजगार दिया है, और जो लैपटॉप वितरण इन्होंने किया है, लैपटॉप वितरण से अभी तक कितने युवा जो हैं जो कंप्यूटर के क्षेत्र में उनको जानकारी हुई है। मैं एक सवाल फूलपुर के विधायक माननीय श्याम बहादुर जी से पूछना चाहता हूं कि आज आजमगढ़ जनपद के अंदर कोई भी धान की खरीद नहीं हो रही है, गन्ने की पर्चियों के लिए किसान भटक रहे हैं, आपकी चीनी मिल जो है एक दिन चल रही है, 3 दिन बंद हो जा रही है। कृपया इसके बारे में आप प्रकाश डालें मानवर। सिवली कॉलेज के अल्पसंख्यक छात्रों की पूरी स्कॉलरशिप बूढ़नपुर के एक बैंक में आहरित हो गई। आजमगढ़ जनपद में 27 करोड़ रुपया स्कॉलरशिप के घपले का एफआईआर है, और समाजवादी पार्टी के लोग उसको दबाए हुए हैं। हाई कोर्ट ने कर्मचारियों से रिकवरी का आदेश जारी किया है, कोई गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है। मैं विधायक जी से, जो विद्यार्थी राजनीति से निकल के आए हैं, पिछले 2 वर्षों से पूरे उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जात को कोई रिम्बर्समेंट और स्कॉलरशिप नहीं दी गई है। क्या यह इन्होंने अपना चुनावी वादा पूरा किया? और उस घपले में जो लोग भी शामिल हैं वो जिले के सारे बड़े अधिकारी हैं और समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं जो महाविद्यालय चलाते हैं, उनके महाविद्यालय। श्याम बहादुर, सीधे तौर पर सवाल है कि जो इन्होंने छात्रवृत्ति की बात कही है वो भी सवाल अपनी जगह पर है, जो धान की खरीद नहीं हो रही है उसका मसला है, और बेरोजगारों के लिए जो रोजगार का वादा किया था उसको लेकर आपकी सरकार ने क्या किया। तीनों सवाल आप ही से। पहले तो नौजवान साथी ने लैपटॉप की बात की। लैपटॉप पे जब हाउस के अंदर विधानसभा में रखा गया था माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, तो विपक्ष के साथियों ने कहा था कि ये ख्याली पुलाव है, झुनझुना है। लेकिन 15 लाख से अधिक लैपटॉप एक सेशन में दे करके हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने साबित किया कि जो सोच भी नहीं सकते हैं दूसरे दल के लोग, उसको हम करके दिखाते हैं।
और हमारे नौजवान साथी ने एक बात कही कि रोजगार के लिए 4.5 से 5 लाख के करीब नौकरियां हमारी सरकार ने दिया है इस अंतराल में। 40 लाख से अधिक 40, अब क्रॉस क्वेश्चन न करिए, मैं आपको बता दूंगा। 40 लाख से अधिक नौजवान साथियों का स्किल डेवलपमेंट करके उनको रोजगार से जोड़ने का काम किया हमारी सरकार ने। दूसरा सवाल हमारे माननीय का था धान की खरीद पर। मैं उसे स्वीकार करता हूं कि धान की खरीद जितनी पिछली बार हो रही थी अभी नहीं हो पा रही है, उसकी प्लानिंग हम बना रहे हैं। और अब पिछले 5 वर्ष का डिटेल तो आपका पहला सवाल हम दे ले जवाब, तो दूसरा भी आपका देंगे, हम उसकी कोशिश कर रहे हैं। मिल का इन्होंने सवाल खड़ा किया, तो मिल तो 20 साल से चल नहीं रही थी, तो कोई सवाल ही नहीं था। हमने 13 महीने के अंदर में एक मिल खड़ी कर दी, एशिया की सबसे बड़ी मिल जो सहकारी समिति से बनी, और दूसरी मिल के लोगों का बकाया दे करके उसको डिमोलिश करके नई बना दिया। अब उस पर नोटबंदी पर हम बोलना चाह रहे थे तो आपने मना कर दिया। नोटबंदी पर बोलने देंगे, सेकंड राउंड में आप आएंगे कि नोटबंदी से सबसे बड़ी समस्या है कि लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस गई थी नसबंदी से और भारतीय जनता पार्टी जाएगी नोटबंदी से। आऊंगा उस पर, क्या सवाल है? सवाल ले लेते हैं पहले, क्योंकि जनता जनार्दन होती है, जनता का सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी, मैं जनता भी हूँ और समाजवादी पार्टी का वर्कर भी हूँ। बहुत ईमानदारी से पूछना चाहता हूँ, आजमगढ़ जनपद में आप आए हैं, आजमगढ़ जनपद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही है, कांग्रेस पार्टी 27 साल से बेहाल है। मैं उनसे क्वेश्चन नहीं करना चाहता हूं। ये लोग आजमगढ़ के बारे में एक काम बता दें कि हमने आजमगढ़ को क्या दिया है, एक काम बता दें बस, उसके बाद अपनी राजनीति आजमगढ़ में करें, इससे ज्यादा नहीं कुछ। ये बात तो जो छोटे व्यापारी हैं, इस नोटबंदी में सबसे ज्यादा अगर नुकसान हुआ तो हम छोटे व्यापारियों का हुआ। बड़े व्यापारी तो सुखी हैं, लेकिन हम छोटे व्यापारी दुखी हैं। और नोटबंदी में जितना दिखाया जा रहा है कि व्यापारी चोर है, पहले तो मैं कहते हैं सबसे पहले अधिकारी को देखिए कि उसके पास कितना नोट है, पहले उसकी तलाशी लीजिए, उसके बाद तब व्यापारी को टच कीजिए। जी, मैं भाजपा के प्रतिनिधि से पूछना चाहता हूं कि इन्होंने अपना परिचय देते वक्त यह कहा कि अब की बार जो है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तो जरा सा क्लियर करें कि क्या मोदी जी इस्तीफा देकर मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार रहेंगे, कोई मुख्यमंत्री पद लाएंगे? चलिए, पहले भारतीय जनता पार्टी से सीधे सवाल लूंगा कि 2012 में जब चुनाव हो रहा था तो आपके पास 4 मुख्यमंत्री के दावेदार थे। उस समय वहाँ भारती भी मैदान में थी, कलराज मिश्रा भी मैदान में थे, सुब्रता साही उसमें प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, राजनाथ सिंह थे। इस बार आप नरेंद्र मोदी के नाम के सहारे वोट मांगने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो सवाल सीधे तौर पर आया कि मुख्यमंत्री कौन होगा, और दूसरा कि नोटबंदी को लेकर क्या तैयारियां कहीं न कहीं अधूरी थी, जिसके चलते जो परेशानी अभी भी हो रही है कि कहा गया था 2 दिन बैंक बंद होने के बाद जब खुलेगा तो कुछ स्थितियां सामान्य हो जाएंगी, लेकिन अभी भी स्थितियां सामान्य नहीं हुई है, क्योंकि आप भी जनमानस के बीच में रहते हैं, आप भी इस चीज को समझ रहे होंगे। कार्गो विमान से लखनऊ में, कार्गो विमान से आपके बनारस में, कार्गो विमान से आपके गोरखपुर में नोटें आई हैं और सब डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, और उन्होंने 50 दिन का समय लिया है। अभी जो समय बाकी है जरा इंतजार कर लीजिए। भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए पूरे देश में कुछ न कुछ कठिनाई तो उठाना पड़ेगा। और मैं भी एक किसान हूं, कोई भी किसान बता दे पूरे आजमगढ़ जिले में बड़े से बड़े किसान हैं, किसके पास 2.5 लाख रुपया नगद कैश रहता है? कहने के लिए कोई कह सकता है, लेकिन जितने हमारे लोग हैं, जितने लोग बैठे हैं, 2.5 लाख रुपया कौन लेके चलता है अपने घर पे रख के? 2.5 लाख रुपया आप जमा करना है बैंक में, किसी को कोई उसकी जांच पड़ताल नहीं है। हाँ, पैसा निकालने की जहां तक बात है, पैसा मिल रहा है। आज ही बैंक में आप देखिए जितने भी चेक लगे हैं, सबको 12,000 से लेकर 24,000 रुपए तक जो जितना चेक भरा मिल रहा है। ना ये गलत बात, ये गलत है, नहीं है। पता लगा लीजिए, ये गलत है, आप झूठ बोल रहे हैं, आप पता लगा लीजिए। आप जो लोग बैंक में खड़े हैं उनसे जाके पूछ लीजिए, आज सबको पैसा मिला है, आप पता लगा लीजिए, कहने के लिए नहीं है, सबको पैसा मिल रहा है। आपके हल्ला करने से कुछ नहीं होगा। आप ऐसे लोग केवल 2% हो, आप ऐसे लोग केवल 2% हो। 90% जनता जो है मोदी जी के साथ है, इस नोटबंदी से प्रसन्न है। 80% जनता नोटबंदी से प्रसन्न है। राय साहब देखिए, सबसे बड़ी बात है कि नारे से तो बात बनने वाली नहीं है। आपने राय साहब, मैं आऊंगा आपके पास। राय साहब, आपने 2 बातें कही कि किसी किसान के पास 2.5 लाख कहाँ है। आप भी गांव में घूमते हैं, जितने लोग कतार में खड़े हैं, इसमें कोई भी न तो ब्लैक मार्केटियर खड़ा है, न कोई उद्योगपति खड़ा है,
न कोई अधिकारी खड़ा है। अरे ये आप भी देख रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता ये सबको लाइन में खड़ा करवा रहे हैं कि जाइए, उनका पैसा बैंक में डलवाए हैं और वही निकलवा रहे हैं। यह सपा बसपा के लोग जो पैसा लूटे हैं वही बैंक में डलवा के वही लाइन में खड़ा करा के वही निकाल रहे हैं। सुनिए, आपके लिए दूसरा सवाल भी था कि आखिरकार मुख्यमंत्री कौन होगा। आप वोट तो मांग रहे हैं, मुख्यमंत्री कौन होगा? भारतीय जनता पार्टी में व्यक्ति से बड़ी पार्टी होती है। हमारे यहाँ यह नहीं व्यक्ति बड़ा है, हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी बड़ी है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी सामान्य कार्यकर्ता मुख्यमंत्री हो सकता है। तो आपने क्यों चाय कहा कि बेचने वाला प्रधानमंत्री हो सकता है, मोदी एक सरकार सामान्य को? कार्यकर्ता मुख्यमंत्री हो सकता है। साहब, सुविधा के अनुसार राजनीति नहीं होती है। अरे आप क्या बोलोगे? चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री है, करखा बात लो, एक सीट नहीं पाई। चलिए, एक सीट सवाल नहीं लेते हैं मिली पहले। पूरा प्रदेश में। राय साहब, सवाल लेते हैं, सवाल लेते हैं पहले। जनता बताएगी। हमारे प्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के राज साहब कह रहे थे अभी कि मोदी जी के कुशल नेतृत्व में, मैं इनको कहना चाह रहा हूं, कभी आपका नारा था भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित और चिंतन की पार्टी, लेकिन आपके इस वक्तव्य ने बताया कि आपकी पार्टी चाल चरित और चेहरे की पार्टी है। आप ये कहे हो तक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, तब विश्वास किया जाता। आपने कहा कि मोदी के नेतृत्व में, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी जमींदोज हो चुकी है, सिर्फ और सिर्फ मोदी है। आपके कहने से कुछ नहीं होने वाला। आप समाजवादी चिढ़ते पार्टी रहिए। के विधायक जी थे कि आजमगढ़ ने इनको 9 विधायक, एक सांसद दिया है जो प्रदेश के मुखिया हैं, और आजमगढ़ आज गड्ढे में। सीधे तौर पर जो सवाल आ रहा है, दो चीजें आई। एक तो कहा गया कि आपके राय साहब कहा गया कि आप सुविधा की राजनीति कहीं न कहीं करते हैं। जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तब आपने नारा दिया अब की बार मोदी सरकार। अटल जी जब चुनाव मैदान में, तब आपने कहा अब की बारी अटल बिहारी। और अब आप उत्तर प्रदेश की जब बारी आई है और आपके पास नेतृत्व नहीं है, तो आप कह रहे हैं कि संगठन तय करेगा और पार्टी तय करेगी कौन हमारा मुखिया होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आप जो कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जिसको बनाना है वो तय कर चुकी है। हम क्यों बताने जाए? जरूरत पड़ेगी उसको बताएंगे हम। दो एग्जाम्पल बार बार दिए जा रहे हैं। एक कहा जा रहा है कि आपातकाल नसबंदी का जो मामला था उसमें कांग्रेस चली गई और नोटबंदी में बीजेपी चली जाएगी। आपको लगता है कि उस समय जो गलतियां थी उसी तरह गलतियां इसमें बीजेपी की सरकार भी कर रही है? देखिए, निश्चित रूप से विनय जी, मैं इस बारे में कह सकता हूं कि अभी अभी आपने जैसे ही चर्चा किया कि एक ऐसे डॉक्टर के हवाले पूरा देश है इस समय जिसकी डिग्री खतरे में है, उसकी डिग्री की जांच पड़ताल हो रही है, तो ऐसी स्थिति में इस तरह की सर्जरी करना देश के लिए ठीक नहीं था। पहली बात ये। दूसरी बात, मैं ये कहना चाहता हूं कि जब 1975 में आपातकाल लगा, उसका खामियाजा हमारे कांग्रेस की सरकार को मिला, लेकिन जनता ने जो भूल सरकार ने की थी, जनता ने फौरन उसको बदलते हुए सन 1977 के बाद, ज्यादा दिन वो सरकार नहीं चल पाई थी, और बदलते हुए इसी आजमगढ़ जनपद से, चिकमंगलूर के बाद आजमगढ़ जनपद से कांग्रेस का विजय रथ चला था और 1980 में कांग्रेस की बहुमत की सरकार बनी थी। आप सभी लोगों को ये बात याद होगी। मैं आपसे इस मसले पर सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, नोटबंदी के मामले पर, कि देश का जो आवाम है और देश की जो परिस्थितियां हैं, वो हम लोग समझते हैं कि अभी उस हालात में नहीं है कि देश कैशलेस व्यवस्था में जाए। जो अंग्रेजी का वर्ड है कैशलेस, तो देश हो ही गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कतारें लंबी लंबी हैं। बसपा जब जब नोटबंदी की आवाज बुलंद करती है तो लोग कहते हैं शायद पैसा डूब गया या पैसा बदल नहीं पा रहा, इसलिए बसपा बार बार बोल रही है। हकीकत क्या है? वाकई में क्या जनता परेशान है? क्योंकि बसपा को भी कहा था ग्रास रूट की लीडरशिप करती है बसपा भी, तो वाकई गरीब परेशान है। आप बताए हैं कि बसपा, अरे बसपा नहीं, यहाँ जनता भी थी। अभी आप जब नोटबंदी का मामला उठाया है तो आप देखे होंगे कितना हल्ला मच रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हो रहा था कि भाई सर्जरी हुई, तो मेरा कहना यह है कि जब डॉक्टर कोई सर्जरी करने जाता है तो वहाँ नर्स अच्छी रखता है, दवा रखता है, और जो औजार उसमें लगते हैं वह सब सही रखता है। और आपने क्या किया? आप कह रहे हैं कि भाई पूरा देश भ्रष्ट है और यह बैंक कर्मी भ्रष्ट है, तो हम क्या करें? आप दोष दे रहे हैं और जनता जो भोग रही है उसके बारे में नहीं बता रहे हैं। निश्चित रूप से आप यह मान लीजिए कि आपने जो यह सर्जरी किया है यह केवल मरीज को मारने के लिए किया है।
और दूसरी बात एक और मैं कहना चाहता हूं कि अभी सपा के विधायक जी कहे कि भाई यहाँ बड़ा विकास आजमगढ़ में देख लें, आजमगढ़ के लिए रिस्पांसिबल हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने गोद दिया है सारे यहाँ जो गजटेड अफसर हैं, और स्वयं हमारे माननीय सांसद मुलायम सिंह जी यहाँ पर तमौली गांव को गोद लिया है। आप जा करके पता लगा ले, एक गांव का कोई विकास नहीं हुआ। और यहाँ जो सड़कें बनी हुई हैं, वह सड़कें अभी 2 महीना पहले बनी है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं अब की बार किसकी सरकार। लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है और इससे जनता का सवाल लेना लाजमी है। तो सबसे पहले हम जनता के सवाल लेंगे और फिर प्रतिनिधियों से जानने की कोशिश करेंगे कि उनके सवाल का आखिरकार प्रतिनिधि क्या जवाब देते हैं। सबसे पहले आप कुछ पूछना चाहते हैं? जी, मेरा सवाल विनोद राय जी से। अभी वो कैशलेस पर कुछ बता रहे थे, लोगों को राय दे रहे थे। ये पूरा ग्लोबल एक आंकड़ा है, मास्टर साइरस जो कार्ड बनाती है, भारत में सिर्फ 2% लोग अभी तक कैशलेस यूज करते हैं आज की तारीख में। सप्लीमेंट्री, आप यहीं बैठे हैं, मेरे मोबाइल में SBI बडी डाउनलोड है और पेटीएम डाउनलोड है। मुझे आप एक ट्रांजैक्शन अभी के अभी 100 रुपए का करा के दिखा देंगे? आप नहीं करा सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि यहाँ पर अभी तो 3G कायदे से नहीं चल पाता है, 4G किसी तरह से चल रहा है। और आप इस देश की 1.25 अरब की जनता को कैशलेस के लिए लाइन में खड़ा कर आप बस मुझे एक ट्रांजैक्शन करा के दिखा दीजिए। अभी के अभी पेटीएम पर मेरे पास SBI बड़ी है, अभी एक ट्रांजैक्शन करा के दिखा दीजिए। सीधे तौर पर जो सवाल पहले आई और जो जुमला चल रहा था, राय साहब सवाल ले लेते हैं, पहले सबके सवाल ले लेते हैं। कई सवाल हैं, हाँ बताएं। ये वेसली स्कूल जो है, पहले यहाँ 1600 लड़के पढ़ते थे, लेकिन आज की सरकार में सिर्फ 50 लड़के पढ़ते हैं और यहाँ 42 मास्टर हैं, 25 कर्मचारी हैं। मैं पूछना चाहता हूँ इस सरकार में कि शिक्षा व्यवस्था में ये प्रदेश क्यों पीछे रह गया? मैं गणित का प्रवक्ता हूँ और मैं अपने भाजपा के प्रतिनिधि से पूछना चाहता हूँ कि हम लोग जो इन्होंने व्यवस्था दी है आज के दिन में, हम लोग क्लास में बच्चों को पढ़ाने जाएं कि लाइन में लग के 2000 रुपया निकालने जाएं। मैं कांग्रेस के प्रतिनिधि से पूछना चाहता हूं कि 27 साल में आपकी जो दुर्दशा हुई इसके लिए जिम्मेदार कौन है? मैं भाजपा के साथी से पूछना चाहता हूं, ये हिंदुस्तान के अंदर में ये रोजमर्रा की जिंदगी लोग सामान नहीं खरीद पा रहे हैं। भाजपा पार्टी के लोग ये 250 मोटरसाइकिल नोटबंदी में कैसे खरीद लिए? ये गोरखपुर का मसला है कि 250 मोटरसाइकिलें कहाँ से खरीदी गई। मैं भाजपा के प्रतिनिधि के माध्यम से माननीय नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि रेलवे को डीजल आजादी के बाद से सप्लाई किया जा रहा था ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, अब जो है 2 साल से रिलायंस पेट्रोलियम को वो दे दिया गया ठेका। 4G का नेटवर्क सबको रोक के रिलायंस को दे दिया गया। कहीं न कहीं सीधे आरोप आ रहा है कि उद्योगपतियों के हाथ का खिलौना बन चुकी है भारत सरकार। भारतीय जनता पार्टी के लिए सवाल था। मैं ये पूछना चाहता हूं कि तमाम प्रतिभाओं का जो हनन हो रहा है, सर जो भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं अपने अपने पार्टी के लोगों को अलग करते हैं, लेकिन जो नौजवान है जिनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, आज सड़क पर बेतहाशा है, परेशान है, उनके लिए राजनीतिक दल के लोग क्या कर रहे हैं? सर, ये प्राइमरी स्कूल के बच्चे कब तक जमीन पर बैठ के पढ़ेंगे? और दूसरी बात है कि ये जो चाइल्ड लेबर लॉ है, जो 14 साल के बच्चे, वो कब तक सुप्रीम कोर्ट की किताबों में रहेगा, हकीकत में भी कभी आएगा कि नहीं? और तीसरी चीज है, जो 18,000 बच्चे हर साल उत्तर प्रदेश से किडनैप हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, उनके बारे में, उनके परिवार के लिए आप लोग कब विचार करेंगे? बहुत ही जेन्युइन समस्या है कि हम कहते हैं कि प्राइमरी स्कूल का सिस्टम अच्छा होना चाहिए, लेकिन आज भी गांव के जो बच्चे हैं टाट पर पढ़ने के लिए विवश हैं, पेड़ के नीचे पढ़ने के लिए विवश हैं, सरकार उनके लिए व्यवस्था क्यों नहीं करती है? आपका भी कोई सवाल था? सर, मैं सवाल राय साहब से करना चाहता हूं कि वो अमित शाह कहते हैं कि आजमगढ़ के लोग आतंकवादी हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वो बार बार आजमगढ़ क्यों आते हैं, क्यों आतंकवादियों का सपोर्ट चाहते हैं? कि लहू की बात करता है, कफन की बात करता है, वो कारोबारियों के बीच धन की बात करता है। हमारे मुल्क ने कैसा नमूना चुन लिया यारो, वतन की बात करनी थी तो मन की बात करता है। जितने लोग मरे हैं नोटबंदी में, उनको क्या मुआवजा भारत सरकार की तरफ से दिया गया, इसके बारे में बीजेपी के लोग बता दें। सबसे पहले अब भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि विनोद राय साहब, आपसे सबसे पहले सवाल वहां से उठा था और जो पूछा गया था कि जहां पर मोबाइल में नेटवर्क नहीं है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के बारे में जिस तरीके की चीजें सामने खुद एक नौजवान ने रखी, किस दावे के साथ आप हर आदमी को कह रहे हैं कि मोबाइल से पैसा ट्रांसफर करो, तुम्हारा जो बटुआ है वो मोबाइल में है।
सामने जो बात रखी है नौजवान, उसका जवाब सीधे राय साहब मैं आपसे जानना चाहूंगा। हमारे मित्र ने जो सवाल किया है उसके बारे में मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि हमारे मित्र इतने जानकार हैं कि उनके मोबाइल में वह SBI का जो है वह इंस्टॉल है। अगर वह जानकार नहीं होते तो नहीं करते। हमारे प्रश्न का उत्तर उन्होंने खुद मोबाइल दिखा के दे दिया है। ऐसे सुनिए, कुछ दिन में जैसे आप मोबाइल चलाना जान गए उसी तरह सभी लोग उसको सीख लेंगे और सरकार यह व्यवस्था कर रही है, यह व्यवस्था कर रही है, आपको बताएगी। उसके मोबाइल में सब चीज मौजूद है। वो जाना परखा समझा हुआ नौजवान है, वो सीखने की जरूरत उसे नहीं है। वो कह रहा है मेरे मोबाइल में सुविधा उपलब्ध है लेकिन ट्रांजेक्शन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ना तो 3G है ना 4G है, नेटवर्क की फैसिलिटी नहीं है। वो सीखा हुआ व्यक्ति नहीं है। ऐसी बात नहीं है, वह केवल प्रश्न पूछ रहे हैं। उनके मोबाइल में 4G भी है, वही बात पूछी है। चेक कर लीजिए या लाइए, चेक कर लीजिए। उन्होंने वही सवाल पूछा है कि आपने ऑपरेशन तो कर दिया लेकिन टाका लगाने का सामान घर भूला है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। टाका लगा है, टाका भी लगा है, 50 दिन में सब सही हो जाएगा। और सुनिए, जितने उद्योगपति हैं या जो एक हमारे मित्र ने सवाल पीछे से किया था, वह पैसा उन्हीं के पास है, वही छाती पीट रहे हैं। हम आप तो केवल अपना खर्चा चला रहे हैं, हमको आपको क्या करना है। चलिए, आपका कोई सवाल? हाँ, हम स्थानीय आजमगढ़ का मुद्दा उठाते हैं। यहाँ पे सीवर लाइन बिछाई गई है, जहाँ भाजपा के नगर अध्यक्ष हैं, यहाँ के विधायक सपा के हैं, सांसद सपा के हैं और कांग्रेस की योजना है। 30 साल पुरानी योजना को लागू कर दिया गया 2000 के बाद, ठीक ना, जो कि पूर्णतः असफल है। क्या वो योजना चालू होगी या ठंडे बस्ते में चल गई है, ये सपा के, भाजपा के और कांग्रेस के तीनों लोग बताएं। चलिए, आपका भी कुछ सवाल था? मेरा सवाल माननीय विधायक जी समाजवादी पार्टी से है। आपने अभी दावा किया कि लाखों नौकरियां, रोजगार दिए गए। मेरा सीधा सा सवाल है कि आपने जो रोजगार दिए उन पर से अधिकांश में न्यायपालिका ने रोक लगाई, आपके भ्रष्टाचार सामने आए हैं। इस देश के युवाओं को धोखा देके आपने सत्ता हासिल की, इस पर आपका क्या जवाब? आपका भी कोई सवाल था? मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी से पहले है, उसके प्रतिनिधि राय साहब बैठे हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर मोदी जी इतने ईमानदार थे तो 2.5 साल हो गया, लोकपाल की नियुक्ति अभी उन्होंने नहीं किया। केंद्र में मुख्यमंत्री रहते हुए लोकायुक्त की नियुक्ति उन्होंने गुजरात में नहीं की थी। ये पूरा ये जो पूंजीपति इस देश के हैं, उनके 4-5 लोगों के इर्द गिर्द घूमते हैं और उन्हीं के लिए नीतियां लागू करते हैं। यह देश आम जनता का है, आम जनता के हित में नीतियां बननी चाहिए। कांग्रेस ने इस देश में अगर शासन किया तो निश्चित रूप से वो समाजवादी विचारधारा थी जो मार्क्स लेनिन के आधार पर थी। नेहरू ने इस देश की नींव डाली है। चलिए, मैं समझ गया। हमको मोदी जी से हमको सवाल पूछना है कि वो नमामि गंगे योजना पे क्या चल रहा है। मेरा सवाल समाजवादी पार्टी से है कि जहां तमाम इस देश के प्रदेशों में शराबबंदी हो रही है, इस मार्च में रिन्यूअल होने वाला शराब वो इसी महीने किया जा रहा है और ऐसी सरकार को क्या जरूरत पड़ी कि समाजवादी एक्सप्रेस हाईवे और मेट्रो लखनऊ अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है और उन्होंने उद्घाटन कर दिया। सवाल सीधे तौर पे है समाजवादी पार्टी से। जो मित्र ने भी पूछा कि जो आपने गोमती रिवर फ्रंट बनाया, अभी 200 मीटर बन के तैयार हुआ, उद्घाटन हो गया। मेट्रो का ट्रायल का उद्घाटन हो गया। एक्सप्रेस वे पर पूरा काम अभी पूरा नहीं हुआ लेकिन आपने उद्घाटन पहले कर दिया। और मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि हमें पता है कि अधिसूचना जारी होने के बाद कुछ होता नहीं, इसलिए मैं पहले उद्घाटन कर दे रहा हूँ। तो क्या सिर्फ उद्घाटन की सियासत होगी या वाकई विकास की सियासत होगी? मैं एक सीधा सा जवाब देना चाहता हूं। विकास के नाम पर जो एक हमारे साथी ने सवाल किया कि 23 महीने से कम अंतराल में जो दुनिया में सबसे कम समय में मेट्रो बनाने का काम किया, लखनऊ मेट्रो ने किया है। ऐतिहासिक काम है। इसमें कहीं से अगर विरोध के लिए विरोध करना है तो कोई भी साथी कर सकते हैं, हम उसके लिए तैयार हैं। सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना तो हम विरोध सुनने के लिए तैयार हैं, लेकिन 23 महीने से कम में 305 किलोमीटर आगरा से लखनऊ तक जमीनों को एक्वायर करना और जमीन पर एक भी किसान का कोई आरोप और विवाद नहीं होना और उस पर हाईवे बना करके उस पर जेट विमान, सुखोई विमान उतारना, ये सिर्फ अखिलेश यादव का कमाल हो सकता है। बाकी देश के अंदर ना किसी दल में मादा है और ना किसी नेता में मादा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस हाईवे के लिए उद्घाटन फरुआ चलाकर किया था, आज तक वहां 1 किलोमीटर भी मिट्टी नहीं पड़ पाई है। सफाई अभियान चालू किया था बनारस से, गंगा के घाटों को देख लीजिए। नमामि गंगे पे एक नौजवान ने आपके बीच सवाल रखा है, इतना बड़ा बजट है और आज तक कुछ नहीं हुआ।
हमने गोमती को अच्छी तरह से साफ करके रिवर फ्रंट बना दिया लंदन के जैसा, ये कहना चाहते हैं। और वरुणा नदी को भी बनारस में बना रहे हैं, गंगा से पहले बना देंगे, ये भी कहना चाहते हैं आपसे। भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि से सवाल है, आपके लिए भी तमाम सवाल सामने, आप खुद ही अगर उसका जवाब दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। प्रश्न का उत्तर दो पहले। सीधे तौर पर उन्होंने देखिए कई सवाल सीधे तौर पर, लेकिन आप नोटबंदी के मसले पर देखिए, नोटबंदी के मसले पे मैं केवल इतना कहना चाहूंगा, माननीय मोदी जी की विश्वसनीयता है, पूरे विश्व में है, भारत में नहीं पूरे विश्व में है। उन्होंने 50 दिन का समय अगर मांगा है तो 50 दिन में निश्चित रूप से नोटबंदी का प्रकरण हल हो जाएगा। माननीय विधायक जी से मेरा निवेदन है, मेरी बात सुन ली। काहे की सर्जिकल स्ट्राइक है? सैकड़ों नौजवान किसानों के बेटे किसी बड़े नेता के बेटे नहीं है, किसी एमपी एमएलए के बेटे नहीं है, किसी व्यापारी के बेटे नहीं है, किसी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के बेटे नहीं है, किसानों के बेटे अंबेडकर नगर से लेकर के बलिया तक, गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक सैकड़ों की संख्या में सर्जिकल स्ट्राइक बाद शहीद होकर के आए। कौन जवाबदेह है उनका? मैं समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि से पूछना चाहता हूं कि आजमगढ़ के लाखों युवा पिछले विगत वर्षों से एक विश्वविद्यालय की मांग करते रहे हैं। 47 लाख की आबादी है, लेकिन इनका कहना है कि आजमगढ़ में जमीन नहीं है। जमीन इन्होंने वेटनरी कॉलेज के लिए 70 एकड़ एक्वायर कर दी है और तमाम जमीनों की सूची यहाँ के लोगों ने जिलाधिकारी को उपलब्ध कराई। उसके बाद विश्वविद्यालय कब तक बनेगा, मैं इनसे जानना चाहता हूँ। चलिए, आपका कोई सवाल? पहला तो राष्ट्रीय मुद्दा ये है कि उन्होंने कहा था कि गंगा को हम साफ करेंगे, गंगा माँ बुलाई है, तो गंगा जी को कब साफ करेंगे? दूसरा, हमारा जिला आजमगढ़ है, यहाँ कांग्रेस की भी सरकार रही, समाजवादी पार्टी की भी सरकार रही, बहुजन की भी रही और भाजपा की भी रही। तो भारतीय जनता पार्टी से मैं जानना चाहता हूँ कि ये कोई काम, बड़ा काम आजमगढ़ के लिए बता दें। विनोद जी, सीधे सवाल है कि आजमगढ़ के लिए एक काम भारतीय जनता पार्टी बता दे जो उसने किया है। चारू हाल जो बना है भारतीय जनता पार्टी ने ही बनवाया है। राहुल जो बता रहे हैं, जो जिसमें बैठ के अध्यक्ष कर रहे हैं, राहुल सब्किरतान ने भाजपा के शासन में बनाया। जा रहे हैं आप, तो जा रहे हैं। अगर सवाल जाने देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। हिम्मत नहीं थी कोई जा करके पाकिस्तान में घुस करके दुश्मनों आतंकवादियों को मारे। मोदी जी ने ऐसा किया है, ऐसा किया है। अपने 10 साल में उतने नौजवान नहीं शहीद हुए, पहली बार ये बदला लिया। साल में इतने नौजवान कभी नहीं शहीद हुए जितना भारतीय जनता पार्टी के सर्जिकल स्ट्राइक के बाद हुए। क्या बात करेंगे? आशुतोष द्विवेदी जी, अभी पब्लिक के बीच से आवाज आई, जिस बात का श्रेय भारतीय जनता पार्टी के मित्र लेना चाहते थे वो तो निर्माण कांग्रेस के जमाने में हुआ था। अभी जनता के बीच से जवाब आया, जो क्या बीजेपी बताना नहीं चाहती कि उसने उत्तर प्रदेश के लिए क्या किया, आजमगढ़ के लिए क्या किया? मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि जो नरेंद्र मोदी वर्तमान प्रधानमंत्री हैं भारत सरकार के, इनकी जो शुरुआत जहां से होती है वो शुरुआत यहां से होती है कि वो एक चाय वाले हैं। उन्होंने इस देश में चाय बेचा, लेकिन पूरे देश में कोई भी व्यक्ति नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि मैंने मोदी जी की चाय पी है। दूसरा मसला, जब वो संसद में आए, संसद को संविधान मानते हुए उस पर मत्था भी टेकना भी चाहिए, सबसे बड़ी पंचायत है वो इस देश की। लेकिन घुसते ही सबसे पहला सवाल आया कि भाई मैं एमए हूं, बीए हूं, फलाना हूं। सबसे पहले लोगों ने कहा भैया बता दो डिग्री तुम्हारी कहां है? कोई डिग्री नहीं दिखा पाए अभी आज तक, उनकी डिग्री खुद संदेहों के घेरे में है। कुल मिला करके मैं कहना यह चाहता हूं कि कोई भी मसला वो उठाते हैं, जो भी मसला उठाते हैं, निश्चित रूप से उसको थोड़े दिन में अपने नाम के अनुसार फेंक के भाग जाते हैं। तो उनका नाम ही जब अपना पड़ चुका है फेंकू, तो वो कोई भी मसला फेंक के भाग जाते हैं। अब वो फिर एक मसला फेंक के भाग गए हैं कि भारत कैशलेस होगा। हम कह सकते हैं, हम किसानों के बीच में गए हैं, हमने बूथ लेवल पर काम किया है, हम बता सकते हैं कि आने वाला जो 2019 का चुनाव होगा वो माननीय नरेंद्र मोदी के लिए वाटरलू की बैटल साबित होगा, ये आप जान लीजिएगा। और जिसका खामियाजा 2017 में अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव में उनको उठाना पड़ेगा, ये लिख लीजिए विनय राय। रामजन्म मौर्य साहब, सबका पक्ष आप सुन रहे हैं, जनता के सवाल भी जिस तरह देख रहे हैं, ज्यादातर सवाल वाकई है कि सत्ताधारी दल जो होता है उसके लिए सवाल ज्यादा होते हैं, और केंद्र के जो फैसले रहे हैं, खासतौर से नोटबंदी, उससे जो थोड़ी बहुत समस्याएं खड़ी हुई हैं उसको लेकर ज़्यादा सवाल उनसे रहे हैं। लेकिन आपके लिए जो जनता के बीच से बार बार सवाल आया कि जनता आप पर यकीन क्यों करे, क्योंकि आपने भी या तो पैसे लेकर टिकट दिए, या अपराधी समय जब आप सत्ता में आए तो आपके साथ भी अपराधियों की साठगांठ हो गई। और जो काले धन को लेकर बार बार आरोप लगता है कि आप जिस तरह से मुखर होकर बोलते हैं उसमें कहीं ना कहीं आपका इतिहास सामने आ जाता है कि कहीं
टिकट जो लिए जाते हैं और दिए जाते हैं उसमें जो पैसों का खेल चलता है, इसके चलते तो कहीं आप विरोध में नहीं है? देखिए, यह तो मात्र आरोप हैं। पैसे हमारे पार्टी में लिए जाते हैं या आरोप लगाते हैं लोग, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने कैंडिडेट को, जो बहुत कमज़ोर कैंडिडेट रहा, उसको 25 लाख रुपया देती है। तो सबसे पहले तो यह कोई प्रश्न नहीं उठाता कि यह इतना पैसा लाते कहाँ से हैं। हमारी पार्टी पूंजीपतियों से पैसा नहीं लेती है। जो हमारा कैंडिडेट होता है, अगर पार्टी फंड में अगर वह कुछ दान देता है तो उसको यह लोग आरोप लगाते हैं। नूरुल्लाह साहब, आपने जनता के ज़्यादातर सवाल सुने हैं। जिस तरह की परेशानियां हैं, चाहे धान खरीद का मसला रहा हो, चाहे आम व्यापारी का मसला रहा हो, चाहे छात्रों का मसला रहा हो, हर लोग कहीं न कहीं इस समय दुखी हैं। उनको लगता है कि जो सरकार बनेगी शायद उनके हक में फैसले करेगी, जो उनकी किस्मत है कुछ संवर जाएगी। आपको क्या लगता है, आप जनता के बीच में क्या वादा ऐसा करना चाहेंगे कि 2017 में आपको जनादेश जनता दे दे? सपा और भाजपा का चेहरा उजागर हो चुका है। मैं ये कहना चाहता हूं कि सपा, भाजपा, कांग्रेस साफ, बसपा हाफ, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल का गठबंधन बाप रे बाप होने जा रहा है पूरे प्रदेश में। आप खास पैनल के तौर पर हमारे साथ मौजूद थे, सबकी बातों को सुना है और हर एक व्यक्ति किसी न किसी दल का मतदाता भी होता है, लेकिन निष्पक्ष तौर पर अगर हम कहें, आपने पांचों लोगों मेहमानों की बात सुनी है और जनता के सवाल भी सुने हैं। 2017 में किसकी सरकार बनती हुई आपको नजर आती है? अब की बार किसकी सरकार का जो टाइटल हमारा, उस मुताबिक आपको क्या लगता है? देखिए, इन लोगों के जो व्यक्तित्व हैं वो अपनी पार्टियों के प्रति प्रतिबद्ध हैं, तो लिहाजा उनको अपनी भी पार्टी जीतती हुई दिखाई पड़ेगी। रही बात सरकार किसकी आनी है, तो ये जनता जनार्दन तय करेगी, और जनता के मैंडेट में क्या छुपा हुआ है इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। चलिए, लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है और जनता ही तय करेगी किसकी सरकार बनेगी, कुर्सी पे कौन कब्जा करेगा। आपका कोई कमेंट? बदले परिवेश में तो यह है कि किसी के स्पष्ट बहुमत के आने की संभावना तो नहीं है। मैं कहना चाहूँगा, आज राष्ट्रीयता, नैतिकता और जनसेवा की आवश्यकता है। इनमें जो आगे निकल के पार्टियां आवेंगी, उनका इसी 17 में नहीं बल्कि आगे तक उनका विकास प्रसार होता रहेगा। अगर जो है राष्ट्रीय सोच, सामाजिक सोच, अगर जो है उस पर जो है जाति और मजहब को छोड़ करके लोग वोट देंगे, तो सरकार उसकी बनेगी जिसकी की जो है अप्रत्याशित थी। जैसे केंद्र में बनी, वैसे हो सकता है कि इस बार भी जो है प्रदेश से बने। चलिए, सीधे तौर पर जनता जनार्दन होती है और जनता तय करेगी कि लोकतंत्र में किसकी सरकार बने, और उसी का अंतिम जनादेश भी होता है। आप सभी खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े, लेकिन सबसे बड़ी बात है सादगी की बात होती है। पहले हम लोग रोडवेज की बसों में देखते थे विधायक सीट, लेकिन विधायकों के पास शायद अब उस गाड़ी में, उस बस में बैठने का मौका नहीं मिलता, तो छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के पास भी बड़ी बड़ी गाड़ियां आ चुकी हैं। सादगी खत्म हो चुकी है, बाहुबल का बोलबाला है, और जातिवाद में कहीं न कहीं हमारा प्रदेश भी अब विभाजन के कगार पर है। हम उम्मीद करते हैं कि 2017 में जब सरकार बनेगी तो शायद बाहुबल से भी हमें निजात मिलेगी और जातिवाद के बंधन से भी हमें छुटकारा मिलेगा। तब की बार किसकी सरकार में, आजमगढ़ से आज बस इतना ही। हमें दी इजाजत, धन्यवाद। 5-5 सफारी और 5-5 फॉर्च्यूनर लेके कहाँ से चल रहे हैं ये लोग, इनसे भी पूछा जाना चाहिए। जनता की जबान पे अखिलेश 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 एक ही नाम है। गरीबों का कोई विकास नहीं हो रहा, सिर्फ गरीबों के नाम पे राजनीति करते हैं। शब्दों के जंजाल से, भाषा से देश नहीं चलेगा। देखिए अब की बार किसकी सरकार, जौनपुर से कल रात 9 बजे। पाने के लिए आपने नोट बैन लागू किया। बहुजन समाज पार्टी एक पार्टी के साथ साथ एक मिशन है। आज व्यापारी बदहाल है, बेहाल है।